नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम अध्ययन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकारों के बारे में जानेंगे। आतंकवाद के प्रकार में सबसे पहले हम मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद यानी एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म की बात करते हैं। डैनियल बाइमैन के अनुसार अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी उपराष्ट्रीय मानव जातीय समूह द्वारा जानबूझकर की गई हिंसा को मानव जातीय आतंकवाद कहा जा सकता है। ऐसी हिंसा प्राय या तो पृथक राज्य के सृजन या एक मानवीय जातीय समूह द्वारा दूसरे समूहों की तुलना में अपने स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह मानव जातीय राष्ट्रवादी आतंकवादी गतिविधियों के उदाहरण हैं। दूसरा है धार्मिक आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म। वर्तमान में अधिकांशतः आतंकवादी गतिविधियां धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होती हैं। हाफमैन के अनुसार पूर्णतः या अंशतः धार्मिक आदेशों द्वारा प्रेरित आतंकवादी हिंसा को दैवीय कर्तव्य या पवित्र कार्य मानते हैं। अन्य आतंकवादी समूहों की तुलना में धार्मिक आतंकवादी वैधता और औचित्य के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जो धार्मिक आतंकवाद को प्रकृतिशः और भी अधिक विनाशकारी बना देता है। विचारधारोन्मुख आतंकवाद, आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। हिंसा और आतंकवाद में विचारधारा के उपयोग के आधार पर आतंकवाद को सामान्यतः दो वर्गों, वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद में वर्गीकृत किया जाता है। वामपंथी आतंकवाद अधिकांशतः वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होकर शासक वर्ग के विरुद्ध किसान वर्ग द्वारा की गई हिंसा को वामपंथी आतंकवाद कहा जाता है। वामपंथी विचारधारा विश्वास करती है कि पूंजीवादी समाज में मौजूदा सभी सामाजिक संबंध और राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। भारत और नेपाल में माओवादी गुट इसके उदाहरण हैं। दक्षिणपंथी आतंकवाद, दक्षिणपंथी समूह आमतौर पर यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है और अतीत की उस पूर्व स्थिति को स्थापित करना चाहता है जिसमें वे संरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभी दक्षिणपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने वाले समूह नृजातीय नस्ल भेदी चरित्र भी अपना लेते हैं। वे सरकार को किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित करने या पड़ोसी देश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण करने के लिए हस्तक्षेप करने हेतु बाध्य कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी में नाजी पार्टी। प्रवासी समुदायों के विरुद्ध हिंसा भी आतंकवादी हिंसा की इस श्रेणी के अधीन आती है। यह उल्लेखनीय है कि दक्षिणपंथी हिंसा के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके उदाहरण हैं जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। राज्य प्रायोजित आतंकवाद या छद्म युद्ध भी सैन्य युद्ध के इतिहास जितना ही पुराना है। बड़े पैमाने पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद 1960 और 70 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरकर सामने आया और अगर आज हम देखें तो धार्मिक आतंकवाद के साथ राज्य प्रायोजित आतंकवाद ने विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों की प्रकृति को काफ़ी हद तक परिवर्तित कर दिया है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद की एक विशेषता यह है कि इसे प्रचार माध्यमों का ध्यान आकर्षित करने या संभावित व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय
विदेशी नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया जाता है। इस कारण ये बहुत कम बाधाओं के अधीन कार्य करता है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। संयुक्त राज्य के अधीन पश्चिमी शक्तियों ने संपूर्ण शीत युद्ध में सभी राष्ट्रवादियों और साम्यवाद विरोधियों का समर्थन किया। सोवियत संघ भी इस प्रयोग में पीछे नहीं रहा। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पाकिस्तान से इस समस्या का सामना कर रहा है। स्वापक आतंकवाद या नार्को टेररिज्म। स्वापक आतंकवाद ऐसी संकल्पना है जिससे आतंकवाद के प्रकार और आतंकवाद के साधन दोनों ही श्रेणियों में रखा जा सकता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोलंबिया और पेरू में किया गया था। प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबद्ध आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में इसे प्रयुक्त किया गया था। अब ये शब्द विश्व भर और सबसे अधिक मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में आतंकवादी गुटों और गतिविधियों से संबद्ध हो गया है। नार्को टेररिज्म की परिभाषा कनाडियाई सुरक्षा सेवा द्वारा की गई। इसमें कहा गया कि स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापारियों की क्रमबद्ध धमकी अथवा हिंसा द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास ही स्वापक आतंकवाद या नार्को टेररिज्म है। नार्को टेररिज्म को आतंकवाद के साधन या आतंकवाद के वित्तीयन के साधन के रूप में भी देखा जा सकता है। नार्को टेररिज्म वस्तुतः दो आपराधिक गतिविधियों, मादक पदार्थ का अवैध व्यापार और आतंकवादी हिंसा का कॉम्बिनेशन है। नार्को टेररिज्म मुख्यतः आर्थिक कारणों द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि यह आतंकवादी संगठनों को अपनी गतिविधियों के लिए न्यूनतम लागत से काफ़ी अधिक राशि जुटाने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एजेंसी द्वारा समर्थन प्राप्त इस्लामी आतंकवादी गुटों को भारत की कश्मीर घाटी और देश के अन्य भागों में भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार करने में सक्रिय पाया गया। पर्यावरणीय आतंकवाद या एनवायरमेंटल टेररिज्म विश्व के नेचुरल रिसोर्सेज को जानबूझकर क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना ही पर्यावरणीय आतंकवाद है। जैसे कि 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने 1000 से अधिक तेल के कुओं को विस्फोट से उड़ाने का आदेश दिया। इसके अलावा आत्मघाती आतंकवाद की बात भी की जाती रही है। सुसाइड टेररिज्म आतंकवादी आतंकवाद उभरती हुई आतंकवादी रणनीति का सर्वाधिक अनिष्टकारी पहलू है। जिहादी आतंकवादियों ने 1990 के दशक में आत्मघाती आतंकवाद को अपनाया। जम्मू कश्मीर के भीतर सबसे ज़्यादा पुलिस और रक्षा बलों के परिसरों पर कई फियादीन आक्रमण भी हुए। साइबर आतंकवाद साइबर टेररिज्म टेररिज्म और साइबर स्पेस का कॉम्बिनेशन है। इसे मुख्यतः राजनीतिक या सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए या सरकार या लोगों को भयभीत करने या उनको पीड़ित करने के आशय से कंप्यूटरों, नेटवर्क और उसमें संग्रहित सूचना के विरुद्ध गैरकानूनी आक्रमण और आक्रमण की धमकी के अर्थ में समझा जा सकता है। साइबर टेररिज्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण विकसित आतंकवादी कार्यनीति का सर्वाधिक उन्नत साधन है, जो आतंकवादियों को न्यूनतम शारीरिक जोखिम के अपना कार्य करने में समर्थ बनाता है। यानी आतंकवादियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता और वो लोगों को या राज्य को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।